टेक्निक क्या है? स्मार्ट स्टडी। आपकी जो स्टडी है, ये स्टडी कैसे होगी, क्या होगी, उसके बारे में कि आपको स्मार्ट वाला फार्मूला जो है ये अप्लाई करना है। स्मार्ट फार्मूला मतलब क्या है? स्मार्ट फार्मूला क्या है कि कभी भी आपको पढ़ाई करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि पढ़ाई को पहले स्टार्ट तो करें, बराबर है। बाकी तो देखा जाएगा कितनी करनी है, कैसी करनी है, कौन से समय पे करनी है। इसके लिए सबसे पहली स्टेप क्या है? तो पढ़ाई कम से कम स्टार्ट हो जाए। ज़्यादातर लोग जो है, ज़्यादातर बच्चे जो ये पहले स्टेप में अटक जाते हैं, बराबर है। ज़्यादातर बच्चे पहली स्टेप कर ही नहीं पाते, ज़्यादातर बच्चे, और इसी वजह से जो है उनकी आगे की स्टेप होती नहीं। तो आपको क्या करना है? कम से कम आप पढ़ाई को स्टार्ट करो। अब स्टार्ट कैसे करें? उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। जब आप पढ़ाई को स्टार्ट करते हो तो आप बड़ा स्टार्ट चाहते हो कि पहले ही दिन से आप 10 घंटे पढ़ोगे, पहले ही दिन से आप 8 घंटे पढ़ोगे, तो ऐसे नहीं होगा। जैसे भी है बस आप स्टार्ट करो, पढ़ाई कम से कम शुरू तो हो जाए। बाद में 1 घंटा पढ़ना, 2 घंटा पढ़ना या कितने घंटे पढ़ना वो तो बाद में देखा जाएगा। कम से कम पढ़ाई शुरू तो हो जाए, बराबर है। तो कम से कम जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाने के लिए पहले तो आपको गाड़ी चालू तो करनी है, स्टार्ट तो होनी चाहिए। फिर कितनी स्पीड से भगाना है, 60 की स्पीड से या 100 की स्पीड से भगाना है, वो तो बाद का सब्जेक्ट रहेगा। पहले क्या करना है? आपको गाड़ी चालू होनी चाहिए। आपकी गाड़ी ही चालू नहीं है तब आगे क्या करो? इसलिए सबसे जरूरी चीज क्या है? स्टार्ट। मतलब जो स्मार्ट जो वर्ड है उसमें सबसे जरूरी क्या है? स्टार्ट। अब देखो, स्टार्ट भी कभी बड़ा मत करो। अगर आप ये सोचो कि मैं शुरू में ही जो है बड़ा स्टार्ट लूंगा, मतलब पहले ही जो है गाड़ी आप चौथे गियर से शुरू करोगे, चौथे गियर से जैसे क्लच छोड़ोगे वैसे आप गाड़ी को ठोक दोगे। तो आपको गाड़ी जो शुरू करना है वो पहले शुरू हो जाए, फिर पहले गियर में, फिर दूसरे गियर में, फिर तीसरे, फिर चौथे, और जरूरत है तो फिर 5वें गियर में। अगर गाड़ी को गियर होगा तो, अगर आपके उतना दम होगा तो, समझे? तब पहले ही जो है क्या करते हो, सीधा जो है गाड़ी को चालू किए बगैर आप भगा नहीं सकते। तो पहली स्टेप क्या है? स्टार्ट। और स्टार्ट भी होने के बाद जो है स्टेप क्या होनी चाहिए आपकी? स्मॉल होनी चाहिए। स्मॉल स्टेप मतलब क्या? 1 घंटा 2 घंटे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ये आपका तरीका होना चाहिए। पहले दिन से 10 घंटे का टारगेट मत लो, पहले दिन से जो है 8 घंटे का टारगेट मत लो, वो आपसे होगा नहीं, और फिर उल्टा आप क्या हो जाओगे? फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बराबर है। तो सबसे पहले क्या है? स्टार्ट। अब देखो, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि मैं पढ़ाई शुरू करूंगा और पहले ही दिन से जो अच्छे से ही करूंगा, सब कुछ परफेक्ट हो, ऐसे कभी नहीं होता। जैसे यहाँ पे दिया है, इट डजंट मैटर हाउ रेडी यू आर। आप कितने आज रेडी है, कितने आप अच्छे हैं पढ़ाई में, इससे कोई मतलब नहीं। आप जैसे हैं, जैसे भी है, वैसे जैसे आप हो वैसे आप पढ़ाई बस शुरू कर दो। आप कितना मन लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है, आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना आपको याद रह रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे जरूरी है आपकी पढ़ाई शुरू होना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सर्कल निकालने के लिए बोला, तो पहली बार में परफेक्ट आ गया क्या? हो सकता है आड़ा टेढ़ा हो जाए, फिर और थोड़ा करेक्ट हो गया, फिर और थोड़ा हो गया, फिर और थोड़ा, और फिर धीरे 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 फिर वो सर्कल बन गया। मगर अपना प्रॉब्लम क्या है? अपन चाहते हैं कि अपना सर्कल पहले ही एकदम करेक्ट आ जाए, तो फिर वो तो दिन कभी आएगा नहीं। मतलब आपकी पढ़ाई परफेक्ट से कभी शुरू ही नहीं होगी। आप जैसी भी है वैसे पढ़ाई को शुरू कर दो, बाकी देखा जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे देखो क्या है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट। आपको बहुत बड़ा आदमी जैसी कुछ जरूरी नहीं है, आप टॉपर हो तभी आप स्टार्ट करोगे, ऐसा नहीं है। क्या है? यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। बड़ा बनने के लिए स्टार्ट होना जरूरी नहीं है। स्टार्ट होने के लिए बड़े या परफेक्ट आदमी की जरूरत नहीं। दूसरा देखो क्या है, स्टार्ट वेयर यू आर। आप जहां पे हो, जैसे हो वैसे शुरू करो। यूज व्हाट यू हैव। आज आपके पास जो चीजें अवेलेबल है, किताबें हैं, नोट्स हैं, ट्यूशन क्लास है, स्कूल है, जो आपके पास ऑप्शन है उससे पढ़ना शुरू करो। मेरे पास वो नोट्स रहेंगे तब मैं पढ़ूंगा, मैं वो क्लास लगाऊंगा तब मैं पढ़ूंगा,
जब मेरे पास अलग से टेबल होगा, चेयर होगा, तब मैं पढ़ूंगा। ये चीज़ों के चक्कर में मत जाओ। क्या है, स्टार्ट वेयर यू आर। आप जिस घर में हो, जो आपके अवेलेबल ऑप्शन है, जहाँ आप पढ़ सकते हो वहाँ शुरू करो। जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल है उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए पढ़ो और डू व्हाट यू कैन। जैसे आप पढ़ सकते हो, जो तरीके से पढ़ सकते हो, बस उसको शुरू करो। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जब आप प्लानिंग में बहुत ज़्यादा समय बिता देते हो तो फिर ज़्यादातर रिजल्ट क्या होता है, नहीं होता। मतलब आपने सोचा कि मैं बहुत अच्छे से प्लान करूंगा, पढ़ाई को बहुत सिस्टमेटिकली शुरू करूंगा, दिन देख के करूंगा, बर्थडे से करूंगा, 1 तारीख से करूंगा, होली से करूंगा, दिवाली से करूंगा। जब इतने ज़्यादा आप सोच सोच के जब करोगे तो समझ लो कि वो पढ़ाई कभी शुरू होगी ही नहीं। समझ में आ रहा है, पढ़ाई कभी भी फिर आपकी शुरू होगी नहीं। तो जो जैसे कंडीशन में वैसे शुरू करना है। समझ में आया मैंने क्या बोला कि यू हैव टू जस्ट स्टार्ट योर स्टडी। आपसे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए आपको कि जब ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, तो ऐसा होगा, उसका कोई मतलब नहीं। बस आपको स्टार्ट करना है। समझे, हर काम की डेडलाइन है। मतलब जब आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से शुरू कर रहे हैं, तो कम से कम जो है आप अपना एक रफ प्लान जो है बना लो कि भाई इतने सब्जेक्ट हैं, लिखो उसको, ऐसे हवा में मत करो, दिमाग में मत रखो, आप लिखो कि भाई इतने सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, इतने मंथ अभी अवेलेबल है। मतलब एक सब्जेक्ट को 1 महीना है, फिर 1 महीना जो है उसमें 1 मंथ के अंदर कितने चैप्टर्स है जो आपको पढ़ना है, फिर एक चैप्टर के लिए कितना समय आ रहा है। तो कम से कम आपको लग रहा है कि भाई एक चैप्टर के लिए 2 ही दिन आ रहे हैं, तो फिर आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि कम से कम मैं एक चैप्टर 2 दिन में तो भी फिनिश करूँ। उससे मिनिमम आपका टारगेट रहेगा तो फिर वो पूरा प्रेशर आपके लास्ट में चला जाएगा, फिर आप कर ही नहीं पाओगे। बराबर है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। समझ में? आगे देखो, दूसरा स्टेप क्या है फिर, मेंटेन। मतलब स्मार्ट स्टडी में पहला स्टेप तो स्टार्ट ही है। ऑब्वियस सी चीज़ है, जब पढ़ाई शुरू ही नहीं होगी तो फिर आगे मेंटेन भी क्या करो। तो सबसे जरूरी क्या है, स्टार्ट होना। और स्टार्ट भी होने के लिए मैंने तरीका बताया, जैसे है वैसे, जैसे हो जाए वैसे हो जाए, जैसे भी आपको शुरू कर देना है बस। बराबर। और उसके बाद फिर आपको क्या है, मेंटेन करना है। तो एंड से क्या है, मेंटेन। मतलब आपको कभी भी देखो कि शुरू तो हो जाती है पढ़ाई, शायद आपने एक ही साल में 10 बार पढ़ाई शुरू की। बराबर है, हो सकता है कि कोई बच्चा एक बार प्लान करे, पढ़ाई शुरू होगी और उसे मेंटेन नहीं हुआ। दूसरी बार भी उसने पढ़ाई शुरू की, मेंटेन नहीं हुआ। तीसरी बार उसने पढ़ाई शुरू की, मेंटेन नहीं हुआ। तो अगली बार उसकी हिम्मत होगी कभी पढ़ाई शुरू करने की? नहीं, वो फ्रस्ट्रेट रहेगा, शुरू ही नहीं कर पाएगा। और इस वजह से कई बार क्या होता है, फिर अपने अंदर एक डर आ जाता है कि भाई पढ़ाई शुरू करे और नहीं हो पाता तो अपन शुरू भी नहीं करते। तो जरूरी क्या है, स्टार्ट से भी जरूरी क्या है अपने लिए, मेंटेन। मतलब अगर आपने 2 घंटे तक अगर आपने पढ़ाई का टारगेट रखा, 2 घंटे आपने पढ़ाई स्टार्ट भी की, 2-4 दिन हुई भी, मगर उस 2 घंटे की पढ़ाई को आपने अगर 3 घंटे या 4 घंटे तक नहीं लेके गए, मेंटेन नहीं किया, तो फिर क्या होगा, आप अगली बार पढ़ाई स्टार्ट करने में जो है आपको और परेशानी होगी। और दूसरी बार फेल होगे तो फिर तीसरी बार और ज्यादा परेशानी, और चौथी बार तो फिर आप ट्राई भी नहीं करोगे। बराबर है कि नहीं? इसलिए स्टार्ट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो रहेगी वो रहेगी मेंटेन। अगर आपने 3 घंटे का पढ़ाई का टारगेट रखा है तो फिर 3 घंटे तो भी मेंटेन करो, फिर 2 पे मत आ जाओ, 1 पे मत आ जाओ। 3 घंटे तो 3 घंटे ईमानदारी से करो, 4 है आपका टारगेट तो 4 घंटे ईमानदारी से करो, मगर फिर उसमें बाकी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा कि आप 10 घंटे पढ़ो, आपसे 2 घंटे हो रही पढ़ाई, मगर 2 घंटे की क्वालिटी होनी चाहिए। 3 घंटे हो रही, 3 घंटे पढ़ो, मगर 3 घंटे की क्वालिटी होनी चाहिए। फिर आपके टेबल पे, पढ़ाई वाले टेबल पे, फिर आपके जो है लैपटॉप, टीवी या फिर और भी कोई चीज़ें जो ऐसे आपके डिस्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार हो, ऐसी कोई चीज़ आपके टेबल पे नहीं चाहिए। आप मोबाइल बाजू में रखते हो फिर पढ़ते हो, फिर कॉल आएगा, मैसेज आएगा, फिर इच्छा होगी देखने की, वो चीज़ें नहीं चाहिए। प्योर क्वालिटी मतलब प्योर क्वालिटी। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? अब देखो, पेन इज बेटर देन रिग्रेट। आज आपको पढ़ाई करते हुए तकलीफ तो होगी, मानता हूँ, मगर ये तकलीफ उस तकलीफ से कम है जो तकलीफ अपने को बाद में पछतावे से होती है। आप ही का क्लास का कोई बच्चा जब बाद में कोई अच्छी पोजीशन पे जाता है
तो आप ही बोलते हो बाद में कि ये पढ़ाई में कुछ नहीं था, ऐसे ही था, मैं तो इससे अच्छी पढ़ती थी, मैं अच्छा पढ़ता था, पता नहीं लक है बोलते उसका पहुंच गया। अब क्या बोलते फिर अपने से नहीं हुआ तो फिर क्या बोलेंगे उसका लक था। लक नहीं था, उसने वो चीज़ को अचीव किया, समझे कि नहीं? तो आपको बाद में पछतावा होता है, रिग्रेट होता है। तो वो रिग्रेट जो है ज़्यादा अच्छा है कि आज की तकलीफ ज़्यादा अच्छी है? आज की तकलीफ थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है, बाद में पछताने से अच्छा है कि आज ही थोड़ा सा पेन सहन कर लो, तकलीफ सहन कर लो। पढ़ाई अगर आपके लिए तकलीफ है तो, समझे कि नहीं? तो पेन इज बेटर देन रिग्रेट। एक चीज और है, डिसिप्लिन इज इक्वल टू सक्सेस। पढ़ाई में सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। अगर आपने 3 घंटे भी पढ़ाई अगर रखी है, अपने टारगेट पे रखा है, तो 3 घंटे से नीचे मत आना। अगर आपने 2 घंटे रखा है, जो भी आपका टारगेट है, मगर उससे कम मत होना। ज़्यादा जा सकते हैं पर कम मत होना, इसको बोलते कंसिस्टेंसी। फिर आपके घर में सब प्रॉब्लम आ जाए, बाजू वाले घर में शादी हो, बैंड बजे, बारात हो, जो भी रहे, मगर आप पढ़ के ही शादी में जाओगे 2 घंटे। फिर आप बोलोगे सर शादी है, बैंड बाजा है, सब चीज़ें, आवाज़ है, पढ़ेगा। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट ने जो है 10 बजे के बाद जो है बैंड बाजा बारात सब बजाने पे बैन लगाया। तो आप 10 बजे के बाद पढ़ सकते हो। 2 घंटे ही तो पढ़ना है आपका टारगेट, अगर 2 घंटे है। और सुबह 5 बजे से 6-7 बजे तक पढ़ सकते, जब कोई शोर शराबा नहीं रहता। तो 4 घंटे तो वैसे भी निकल गए, समझे कि नहीं? मतलब पढ़ के जाओ तो आप फायदे में रहोगे, समझे? तीसरी चीज क्या है? अकाउंटेबल, जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था। जो भी पढ़ाई है, जैसे भी है, पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी? अपनी खुद की। दूसरे अपनी पढ़ाई के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर आप दूसरों को जिम्मेदार ठहराओगे तो फिर नुकसान आपका है, समझे कि नहीं? तो अकाउंटेबल होना चाहिए, मतलब 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? अपनी खुद की। मतलब ए मीन्स अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद क्या है? रिस्पेक्ट। आर मीन्स रिस्पेक्ट। किसकी रिस्पेक्ट करना है आपको? पढ़ाई में 3 चीजों की रिस्पेक्ट जरूरी है। एक तो क्या है? टेस्ट, दूसरा टाइम, तीसरा टीचर्स। और मजे की बात पता है क्या है? अब तीनों की रिस्पेक्ट नहीं करो, न टीचर की, न टाइम की, न टेस्ट की। अब टेस्ट जो प्रैक्टिस के लिए जो टीचर लोग लेते हैं, उसको इतने हल्के में लेते हैं पर कि देते ही नहीं। अरे टेस्ट ही तो है बोलते, कौन सी फाइनल डाली? तो फिर टेस्ट ले क्यों रहे आपने? यही टेस्ट डिसाइड करता है कि फाइनल में क्या परफॉर्म करोगे। जो गलतियां अभी होगी, यही तो गलतियां बाद में होगी, अलग क्या होगा? तो टेस्ट को आप सीरियसली नहीं लेते हो, ना आप टाइम को सीरियसली लेते हो। अब बता, टाइम एक ऐसी चीज है जो हर दिन आपको मिलता है, फ्री का, जिसके लिए आपको कोई पे नहीं करना होगा। हर दिन आपको फ्री का टाइम मिलता है, 24 घंटे हर दिन मिलते हैं आपको। और उस 24 घंटे के अंदर आप क्या करोगे, कैसे करोगे, ये आपको डिसाइड करना है। अब एक बच्चा जो टॉपर है, उसको भी 24 ही घंटे मिले थे, और आपको कितने मिले? एवरेज बच्चों को भी 24। ऐसा तो नहीं कि एवरेज बच्चों को ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिला है, ऐसा है क्या? कुछ नहीं। तो आप टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, इसलिए आपको समय कम लगता है पढ़ाई के लिए। आपको लगता है कि मेरे पास समय ही नहीं है। जबकि जो टॉपर बच्चा है उसको भी 24 ही घंटे, मगर उस समय का वो वैल्यू रखता है, उसकी कदर करता है। इसकी वजह से उसके पास इनफ टाइम है, सफिशिएंट टाइम है कि उसको उतने भी समय में उसकी अच्छी पढ़ाई हो जाती है। और वो हर टेस्ट जो देता है उसको उतनी ही जिम्मेदारी से देता है जैसे कि वो फाइनल वाली टेस्ट दे रहा हो। बोर्ड के एग्जाम के लिए जैसे प्रिपरेशन होता है, जैसे भी एग्जाम देते, वैसे सीरियसनेस उसकी हर टेस्ट में होती, जो अपनी नहीं होती, समझे कि नहीं? और तीसरा एक चीज है, वो क्या है? टीचर्स। पता है आपको, आपके माँ बाप के बाद, मतलब आपके मदर फादर, आपके घर वाले जो है, उनके बाद अगर सबसे ज्यादा वेल विशर, मतलब आपका भला चाहने वाला अगर तीसरा कोई है दुनिया में, वो कौन है? टीचर। क्यों? उससे भी उसका स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? कि उसका नाम तभी होगा जब आपका रिजल्ट आएगा, बराबर है? तो वो क्यों चाहेगा कि आपका रिजल्ट कब आए? कौन सा टीचर आपने देखा आज तक जिसको आपके मार्क्स बढ़ने से दुख हुआ? देखा आपने ऐसे कोई? नहीं। और ऐसे माँ बाप भी नहीं देखे कि आपका रिजल्ट अच्छा है और उनको दुख हुआ।
मगर बाकी जितने भी हैं, चाचा चाची, चाची तो ज़्यादा रहती है दूर से, दूसरे घर से आती है ना, मामा ठीक है, और मामी, मामी का लड़का, बुआ की लड़की, लड़का, ये सब ऐसे प्राणी हैं अपने आजू बाजू में, पीछे वाले, आगे वाले, आजू वाले, बाजू वाले, सब ऐसे प्राणी हैं जिनको अपने परसेंटेज ज़्यादा आ गए तो दुख होता है। मुंह पे तो बोलते हैं वाह 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 करके बढ़िया, मगर रियल में उनको दुख होता है। पता है आपको, ये ह्यूमन नेचर है। जब भी आपके परसेंटेज ज़्यादा है तो 99.99% लोगों को दुख होता है, क्योंकि उनके उतने नहीं आते। इस वजह से आपने वो 3 इडियट मूवी देखी है, उसमें एक सीन है, उसको देखो कभी। उनका दोस्त फेल हो गया था तो उनको दुख हुआ, मगर ज़्यादा दुख तब हुआ जब वो टॉपर आ गया। देखा आपने, तब ये ह्यूमन नेचर नहीं है। अपने भी साथ ये होता है, अपना बाजू वाला, अपने साथ टाइम पास करने वाला लड़का अगर क्लास में टॉपर आ जाए तो अपने को इतना दुख होगा जिसकी कोई हद नहीं। और वो फेल हो जाए तो ज़्यादा तकलीफ नहीं है, मगर टॉपर आ जाए तो ज़्यादा दुख होगा। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, स्मार्ट फार्मूला क्या है, अच्छी शुरुआत होनी चाहिए, स्टार्ट हो जाए। जैसे है आप लंगड़े हो, लूले हो, रेंग रहे हो, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, जैसे भी बस आपको स्टार्ट करना है। उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं होना चाहिए कि मैं 1 तारीख से पढ़ूँ या न्यू ईयर से पढ़ूँ या दिवाली से पढ़ूँ या दशहरे से पढ़ूँ, ये मुहूर्त मत लो। मुहूर्त जो है उस दिन से आपकी पढ़ाई होती ही नहीं है। और मुहूर्त चला गया तो फिर से डिप्रेशन आता है कि यार 1 तारीख डिसाइड किया था, 1 तारीख को ये काम आना इसलिए नहीं हुआ, अब कब, अगली 1 तारीख या तो बर्थडे। और आपको पता है कि बर्थडे से भी नहीं होता है, क्योंकि बर्थडे वाले दिन तो अपन नाचते गाते रहते हैं, केक काटते इधर, उस दिन होगा क्या, नहीं। फिर दूसरा दिन आता है, उस दिन पार्टी देना होता है, तो दो दिन ऐसे ही चले गए। फिर तीसरे दिन, फिर कोई मोटिव भी तो होना चाहिए आपके पास। तीसरे दिन ऐसा क्या स्पेशल है कि आप चालू करोगे पढ़ाई, तो कभी नहीं होता। इसलिए आप जहाँ पे हो, जैसे हो वैसे आपको पढ़ाई शुरू करना है, और शुरू होने के बाद उसको मेंटेन करना है। मेंटेन होने के बाद फिर आपकी जिम्मेदारी पूरी रहेगी। मार्क्स कम आए तो भी आप जिम्मेदार, ज़्यादा है तो भी आप जिम्मेदार, दूसरा कोई नहीं। फिर आपको रिस्पेक्ट करना है किसकी, क्योंकि रिस्पेक्ट क्यों करना है पता है, क्योंकि रिस्पेक्ट इज फर्स्ट स्टेप टू लर्न। आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा कि आप टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करोगे और आप टीचर से सीखोगे भी, तो 2 चीजें एट ए टाइम नहीं होगी। एक तो आप रिस्पेक्ट करोगे तभी सीख पाओगे, आप हेट करोगे और उनसे सीख भी रहे। पहले जब आप हेट करते हो तो होता क्या है, जैसे आप टीचर का रिस्पेक्ट नहीं रखते हो तो उसी समय आप जो सीखने वाले हो उसमें एक ऐसा भाव आ जाता है आपके अंदर, क्योंकि आपने रिस्पेक्ट नहीं की थी कि ये टीचर मुझे क्या सिखाएगा, क्योंकि आपने पहली रिस्पेक्ट ही नहीं रखी। तो जो सीखना चाहिए था वहाँ के को भी क्या हो गया, एक पर्दा सा आ गया। समझे कि नहीं, आपको अगर अपने टीचर पे भरोसा ही नहीं है तो आप उनसे सीख कैसे सकते हो। आपने ऐसी जगह क्रिकेट का क्लास लगा दिया और आपको पहले ही मन में भरा है किसी ने कि ये कोच अच्छा नहीं है, इसको कुछ नहीं आता, और आपने क्लास वहीं लगाया। फिर आप जब वो टीचर बता रहे हैं कि ऐसे बैट पकड़ना है, ऐसे बॉल मारना है, और आप सीख पाओगे उनसे, क्योंकि आपके मन में तो पहले से इसको तो कुछ नहीं आता, और ये मुझे बैट पकड़ना सिखा रहा है, ये मुझे बॉल फेंकना सिखा रहा है, तो आप सीखोगे कैसे। तो सबसे जरूरी क्या है, टीचर के ऊपर भरोसा हो, टीचर की रिस्पेक्ट करो। जिनसे आप सीख रहे हो उनसे आपको सीखने के लिए भरोसा होना जरूरी है। ज़्यादातर बच्चों को भरोसा ही नहीं होता, वो क्लास वहीं लगा है, तो ऐसे हुआ क्या, 2 चीज़ें एट ए टाइम चलेगी, हाँ या ना, समझे। तो ये जो है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या है, स्मार्ट, स्टार्ट, मेंटेन, अकाउंटेबल, रिस्पेक्ट, टेस्ट, टाइम एंड टीचर्स। रहेगा याद, इजी है। जैसे एक फ्लॉप बताया तो वैसे एक स्मार्ट भी है। चले आगे, टॉपर का जो है वहां डेफिनेशन दिया हुआ है। टॉपर क्या होता है, टीम से क्या है, जिसके पास टारगेट है, मतलब गोल है। सबसे पहले तो वही है टॉपर, मतलब अगर 95, 98 का अगर किसी ने टॉपर बनने का अगर सोचा है, या 90 भी अगर लेने का अगर सोचा है, तो वो उसका कम से कम एक टारगेट तो है। आपका टारगेट है भी आपके पास, हाँ नहीं, अगर है तो उसको लिखो अपनी एक डायरी, या अपने जहाँ पे अपन पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ आपका टारगेट लिखा हुआ होना चाहिए कि 98%। अरे लिखो मत, यहाँ मत लिखो, बाद में लिखो, वो ये मैं दे दूंगा आपको,
मत लिखो इसको। समय जो है अपने पास लिमिटेड है, आपका समय मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहता। आप जो है जितना समय उसी में अच्छे से समझ लो पहले, बाकी लिखी हुई चीज़ मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो क्या है कि टारगेट जो है, जो भी आपने सेट किया है, ज़्यादातर बच्चे उसको लिखते नहीं है। अगर लिखा है तो ऐसी जगह लिखते हैं कि कहीं किसी को दिख न जाए। आपने अगर 95 का टारगेट लिखा है और अगर आप कहीं मिरर पे लिख रहे हैं जहाँ पे सभी बाल बाहर है, वो तो देखेंगे भाई ये 95 किसने लिखा। फिर आप मुंह छुपाते हो भागोगे, क्यों? क्योंकि घर वाले क्या बोलेंगे, 95 किसने लिखा? आप बोले मैं नहीं लिखा। बोले तू 95 रहने दे, बोलेंगे ऐसे, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है। और आप दूसरा एक क्या होता है कि अगर आपने लिख दिया, घर में किसी ने नहीं भी बोला, तो भी आपको भी भरोसा नहीं कि आप लिख देंगे और आप पूरा कर लेंगे। और गलती से आपने लिख दिया और आपने ढिंढोरा अगर पीट दिया उसका, तो पक्की गारंटी कि आप उतने परसेंटेज ले ही लोगे। क्यों? क्योंकि आपने ढिंढोरा पीटा है उसका। आप भूल गए, मगर आप घर वाले आपको भूलने नहीं देंगे। बोलेंगे वो 95 लिखा था, उसका क्या होगा। जैसे आप सो रहे और जल्दी सो के नहीं उठे तो 1 लाख मारेंगे और क्या बोलेंगे, वो 95 लिखा, उसका क्या है। 10 बजे तक सो रहे हो, 95 लिख के छोड़ दिया है, तो आपको सोने देंगे क्या? फिर घर में मेहमान आ गए, गलती से वो मिरर के पास चले गए, वो भी पूछेंगे ये 95 क्या है। माँ बाप तो बड़े प्राउड होके बताएंगे कि ये इसने लिखा है, ये 95 लेने वाली है, लेने वाला है तुमने। फिर वो जब 10th का रिजल्ट आएगा या जब भी जो भी एग्जाम का रिजल्ट आएगा, वो पूछेंगे नहीं फोन करके, अरे वो 95 लिखा था, आए क्या उतने करके। मतलब आपको इतना प्रेशर रहेगा एक लिखने का खाली, कि आप भूल जाओ, मगर आपको लोग नहीं भूलने देंगे, आपके रिलेटिव, समझे। तो लिखना होता है, मगर अपना क्या है कि अपन लिखते नहीं। अपन टारगेट जो भी रखेंगे अपने मन में रखेंगे, मन में कोई लिखा हुआ पढ़ नहीं पाएगा। अपन क्या करते हैं, सोच के रखते हैं, और सोची हुई चीज भूल सकते हैं। लिखा हुआ भी जाने वाला नहीं है, लिखा हुआ तो दिखेगा। तो आपके टारगेट लोगों को दिखना चाहिए, और ये जरूरी है। मगर अपन वैसे कर रहे हैं क्या, नहीं। तो टॉपर बनने के लिए आपका टारगेट आपको लिखना है, सोचना है, और सोचने के बाद लिखना है। खाली सोचने पे स्टॉप नहीं होना चाहिए, समझा। देखो अपन फाइनल स्टेज में चल रहे हैं अभी। टॉपर बनने के लिए क्या जरूरी है, तो एक टारगेट लिखना है। उसके बाद जो भी आप कर रहे हैं उसको एक अपॉर्चुनिटी समझना है। मतलब यही एक वो चीज है जिससे अपनी लाइफ बदलने वाली है। अगर आप 9th में, 10th में, 8th में, जो भी स्टैंडर्ड में आए आप, उसको एक ऐसे समझो कि एक मौका है जिससे अपनी लाइफ यहाँ से बदलने वाली है। अपॉर्चुनिटी है, पढ़ाई क्या है अपने लिए, अपॉर्चुनिटी, अपनी लाइफ को बेहतर करने की अपॉर्चुनिटी। तीसरा क्या है, प्लानिंग। खाली आपने टारगेट रखा, खाली आपने अपॉर्चुनिटी को समझ भी लिया, मगर आपके पास कोई ठोस प्लानिंग नहीं कि पढ़ोगे क्या, कितने समय पढ़ोगे, कौन से समय पे पढ़ोगे, सुबह पढ़ोगे, शाम पढ़ोगे, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ोगे, कौन से सब्जेक्ट को कम समय देके पढ़ोगे। तो आपकी कोई प्लानिंग होनी चाहिए, और प्लानिंग भी अच्छे से कर ली। उसके बाद अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो उस प्लानिंग का भी कोई मतलब नहीं है। मतलब पी से क्या है प्लानिंग, और पी से क्या है प्रैक्टिस, समझे। दोनों चीजें जरूरी है, प्लानिंग और प्लानिंग के साथ प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी कैसी, परफेक्ट प्रैक्टिस। मतलब कई बार अपन गलत चीजों में प्रैक्टिस करते हो, उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, समझे। आपको बोला कि बैट पकड़ के 6 मारना है, आपके 6 लग भी गए 2-4, तो आपको क्या लगा कि यही सही तरीका है 6 मारने के लिए, जबकि तरीका गलत था। मगर आप गलत तरह से बैट पकड़ के भी 6 मार दिए और उसमें आप परफेक्ट हो गए, तो इंटरनेशनल मैच में जाओगे तो आप फेल हो जाओगे। तो करेक्ट प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो प्लानिंग और उसके बाद प्रैक्टिस। उसके बाद क्या है, इससे इनॉर्मस, बहुत ज़्यादा क्या, रीडिंग। अब रीडिंग क्यों बोला मैंने, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा मतलब अपनी औकात से ज़्यादा। इनॉर्मस मतलब क्या, आपकी कैपेसिटी अगर 3 घंटे पढ़ने की है तो आपने टारगेट कितना रखना चाहिए, 4 घंटे का। अगर आपकी कैपेसिटी 4 घंटे की है तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 5 घंटे का। उसको बोलने के बाद जरूरत से ज़्यादा पढ़ना। और पढ़ना मतलब क्या, कई बार अपन पढ़ाई पे बात कर रहे हैं मगर आपको पढ़ाई मतलब क्या पता ही नहीं है। तो पढ़ाई मतलब क्या होता है, पढ़ाई मतलब रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड, क्या लिखा है, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिवीजन। तो पढ़ाई अपने लिए क्या होता है पता है, जो एवरेज बच्चा जो सोचता है वो पढ़ाई को क्या बोलता है,
पढ़ाई मतलब एक कॉपी से दोस्त की कॉपी लाए, उसको अपनी कॉपी में लिख दिया, ये उसकी होगी पढ़ाई। एक कॉपी लाए और उसको जो है उसने अपनी कॉपी में लिखा, उसका हो गया पढ़ाई। बोले मैंने 2 घंटे पढ़ाई की। पढ़ाई वर्ड में ही उसका मीनिंग है। क्या होता है? पढ़ा और पढ़ने के बाद उसको समझ में आया, आई, पढ़ आई, पढ़ाई, समझा? जो पढ़ने के बाद आपको समझ में आए वो क्या है? पढ़ाई। और अपने लिए पढ़ाई का मतलब ऐसा है कभी भी आपके लिए है क्या? अपने लिए पढ़ाई क्या है? अपने लिए पढ़ाई की बातें करना भी पढ़ाई है। दोस्त के साथ फोन पे पढ़ाई की बात हो रही, वो भी पढ़ाई है। तूने वो लिखा क्या, तूने वो कहाँ से लिखा, कब लिखा, मुझे देगी क्या, मुझे व्हाट्सएप पे भेजेगी क्या, ये अपनी पढ़ाई होगी। फिर एक से दूसरे कॉपी में लिखना, ये भी पढ़ाई है। गाने सुनते सुनते अपन जो है कॉपी कंप्लीट करें, वो भी पढ़ाई है। बराबर है? तो ये पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई मतलब पढ़ना, मतलब पढ़ाई, और पढ़ के उसको समझना। मगर देखो, पढ़ने के बाद समझना जरूरी है, और समझ में भी आ गया तो भूल सकते आप लोग। एक समय के बाद आप भूल नहीं जाओगे। जो पढ़ा और जो समझा, समझने के बाद आप गारंटी है कि उसको कभी भूलोगे नहीं? ऐसी कोई गारंटी नहीं। ह्यूमन माइंड जो है चीजें समझने के बाद भी भूल सकता है। अगर उसको रिवीजन नहीं किया तो आपको क्या करना है? पढ़ने के बाद, अंडरस्टैंडिंग के बाद, समझने के बाद उसको रिवीजन भी करते रहना, तब जाके आपकी पढ़ाई होगी। समझा कि नहीं? समझे? तो टॉपर का मीनिंग समझ में आ गया? टारगेट, अपॉर्चुनिटी, प्लानिंग, प्रैक्टिस, इनॉर्मस रीडिंग। मगर जो टिपिकल जो टॉपर लोगों की जो पढ़ाई होती है उसमें ये 7 चीजें होती है। 7 चीजें कौन सी? देखो, एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब देखो क्या है? आपको यहाँ पे पढ़ाया गया, यहाँ पे आपने पढ़ा, यहाँ से पढ़ने के बाद आप घर गए, और घर जाने के बाद आपने उसको देखा ही नहीं, तो जो आपने पढ़ा, जो समझा, वो सोने के बाद ऑटोमेटिकली दिमाग में जो है टेम्पररी मेमोरी में जो होता है वो वॉश आउट हो जाता है। सुबह तक आपको याद नहीं होता। जब तक आप उसको घर जाने के बाद फिर से दोबारा नहीं देखोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें नींद के बाद जो है, नींद होने के बाद अपनी वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आप भूल जाते हो। तो तरीका क्या है उसके लिए? साइंटिस्ट लोगों ने जब स्टडी की तो पता किया कि जो भी पढ़ाई होती है उसका पढ़ाई का तरीका ये होता है कि 24 घंटे के अंदर जो पढ़ाया गया उसको अगर बच्चे घर जाके एक बार देख ले, समझ ले, 10 मिनट या 15 मिनट भी अगर उसको दे दे तो भी आपको जो पढ़ाया गया वो आपको घर जाने के बाद जो है याद रहेगा, और नींद होने के बाद भी आप भूलोगे नहीं। अदरवाइज क्या होता है? अपन देखते ही नहीं। आपकी 1 घंटे की क्लास में, 45 मिनट की क्लास में ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती, थोड़ी पढ़ाई होती है, और उसको अगर आप घर जाके 10 मिनट भी अगर एक बार रिवाइज कर लो तो कम से कम वो चीज़ जो आपको पढ़ाई गई घर जाने के बाद आपको एक बार देखने से अच्छे से याद रहेगी, ज़्यादा समय के लिए याद रहेगी, और वो फिर आप ज़्यादा इजीली नहीं भूल पाओगे। मगर अपन ऐसे कर रहे क्या? या तो सोने से पहले जो आपको अगर ऐसे 10 मिनट आप नहीं दे रहे तो कम से कम सोते वक्त आंख बंद करके जो भी टीचर ने आज पढ़ा उसको रिकॉल करो कि सर ने ऐसे बोला, इसके बारे में ये बोला, फिर इसके ये पॉइंट्स थे, ये डायग्राम थी, इसके ऐसे लेवल थे। ऐसे आपको रिकॉल करना है, क्योंकि रिकॉल के बगैर आपके टेम्पररी मेमोरी में जो होता है वो परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट नहीं होता। 2 तरह की मेमोरी होती है। जो चीज़ें जब आप सीखते हो तो पहले वो कहाँ स्टोर होती है? टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी से फिर परमानेंट मेमोरी। तो परमानेंट मेमोरी में अपने को चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो भी सीखते हो वो आप एग्जाम में लिखते हो। तो एग्जाम में लिखते टाइम आपके पास नोट्स नहीं है, आपके पास किताब नहीं है, आपके पास यूट्यूब नहीं है, टीचर नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे आप देख के लिखने वाले हो। कहाँ पे वो चीज़ें जो आपने सीखी? आपके ब्रेन के अंदर। तो फिर जब ब्रेन के ही अंदर से अपने को बाद में फाइनल एग्जाम में लिखना होता है तो चीज़ें जमा कहाँ पे होनी चाहिए? ब्रेन के अंदर। सीधा सा लॉजिक है। मगर ऐसे कर रहे क्या अपन? नहीं, अपन टेम्पररी मेमोरी में उसको रखते हैं और बाद में देखते नहीं, समझते नहीं, और वो फिर टेम्पररी मेमोरी से ही परमानेंट में जाने के बजाय वो बाहर निकल जाती। तो चीज़ें जमा कहाँ होगी? टेम्पररी मेमोरी में, और टेम्पररी से गायब होगी। तो कभी याद होगा वो चीज़? कभी याद होगा? उधर बातें नहीं करना है, समझे? तो ये एक चीज है। उसका देखो, सेट डेली अचीवेबल टारगेट। जो टॉपर है वो दिन के छोटे छोटे टारगेट रखते हैं।
सोने से पहले कम से कम एक चीट पे वो अपने टारगेट लिखेंगे कि कल मैं ये पढ़ूंगा, 6 घंटे पढ़ूंगा या 3 घंटे पढ़ूंगा, 3 घंटे में ये सब्जेक्ट का ये टॉपिक पढ़ूंगा। या तो सुबह उठते बराबर पहले क्या करेंगे, वो चीट पे लिखेंगे कि आज मेरा ये टारगेट है, इतना मैं करूंगा। अपना ऐसा है कि अपने पास कोई टारगेट नहीं होता, अपन लिखते ही नहीं, और लिखते नहीं तो फिर सुबह अपनी कैसी होती है, आलस के साथ पूरा दिन है करके, है ना। जब आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे लिखने से जो है आपके पूरे दिन की आपके पास जो है पूरी एक प्लानिंग रहती है लिखने की वजह से। तो छोटी सी चिट्ठी आती है, वो स्टिकी नोट्स नहीं होती है, वो लिखो अपने पास रखो, सोने से पहले उस पर लिख दो कि मैं ये कल जो है ये पढ़ूंगा करके, समझे। तो वो छोटे छोटे टारगेट जो है वो सेट करके सोते हैं, या तो उठने के बाद कम से कम लिख के फिर अपना दिन की शुरुआत करेंगे, ताकि पूरा दिन आपका यूटिलाइज हो जाए। ये एक तरीका होता है उनका। दूसरा जो होता है स्टडी मतलब रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिवीजन। उसके बाद है रेगुलर ब्रेक। हम कभी नहीं बोलेंगे आपको कि आप कंटिन्यू 6 घंटे 5 घंटे पढ़ते रहो। पढ़ाई जो है आपका अभी जो अंडरस्टैंडिंग जो है ऐसे हो गया है कि मोबाइल के टाइम में, मोबाइल के ज़माने में, कि ज़्यादा समय आप बैठ नहीं पाते, है कि नहीं। तो आपको एक रेगुलर टाइम के बाद ब्रेक लेना होगा, तो आपके जो टेम्परेरी मेमोरी में जो है वो फिर परमानेंट मेमोरी में जाने में आसानी हो जाती है। तो आपको 45 मिनट अगर आप पढ़ते हो तो 15 मिनट का ब्रेक ले, फिर से 45 मिनट पढ़ो, फिर से 15 मिनट का ब्रेक ले। मगर उस ब्रेक में वो चीज़ें मत करो जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन हो। अपना ब्रेक भी ऐसा होता है, अपन जैसे पढ़ते हैं और फिर ब्रेक में मोबाइल देखते हैं, फिर वो 15 मिनट का ब्रेक जो है आधा घंटा कब हो गया, 1 घंटा कब हो गया, पता ही नहीं चला। ऐसी ब्रेक नहीं, उसमें आपको कौन सी चीज़ें करना है 15 मिनट के ब्रेक में, जिसमें आपको जो है टहलना है, अपने आप को स्ट्रेच करना है, या ऐसी कोई चीज़ करना है जो पढ़ाई के अलावा है मगर मोबाइल से दूर है, समझे। ये आपके 15 मिनट के ब्रेक में होना चाहिए, समझे। बैठ के आलस आ जाए तो आप थोड़ा सा अपने आप को खींच रहे हैं, सीधा उल्टा ऐसे मसल्स को थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, ताकि फिर से आपको एनर्जी मिले 45 मिनट बैठने के लिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए, समझे। उसके बाद देखो स्टडी ऑन स्टडी टेबल ओनली। जब आप पढ़ते हो उस एनवायरनमेंट का जो है पढ़ाई पे बहुत असर होता है जहाँ पे आप पढ़ते हो। आप कचरे के ढेर पे बैठ के पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, लोग बोलते हैं मगर पढ़ाई वाला लड़का कहीं पे भी बिठा दो बोलते हो पढ़ लेगा, ऐसा नहीं होता। कचरे के ढेर पे बिठा के आप उससे पढ़ाई नहीं करा सकते। जो आपका एनवायरनमेंट है वो पढ़ाई के लिए सुटेबल होना चाहिए। सुटेबल मतलब क्या? आप जहाँ पे टेबल पे और चेयर पे बैठते हो उस पे मोबाइल मत रखो, उस पे खाने पीने की कोई ऐसी चीज मत रखो, मोबाइल से लेके लैपटॉप से लेके टीवी या ऐसा कोई गैजेट जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, ऐसी कोई चीज वहां पे ना हो। बेड ना हो, क्योंकि बेड भी अपने को अट्रैक्ट करेगा सोने के लिए, मोबाइल टीवी अपने को अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसी कोई चीज आपके पढ़ाई के टेबल के आसपास भी नहीं होनी चाहिए। मगर ऐसा होता है कि नहीं आपके साथ? होता है, और इसी वजह से आप जो है पढ़ाई में जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अगर आप इस रूम में पढ़ रहे तो आपका मोबाइल कहाँ होना चाहिए? दूसरी रूम में। और अगर आप इस रूम में हो तो आपका वहाँ पे आजू बाजू कहीं भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे आपको नींद आ जाए। बेड या आराम कुर्सी जिसको बोलते हैं, ऐसी कोई चीज वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मगर प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर बच्चे पढ़ाई करने से पहले पूरी चीजें लेके बैठते हैं, बेड पे गादी बिछा के पिलो विलो सेट करके, ताकि आलस आए तो भी सो के भी पढ़ सकें। मोबाइल लेके भी मोबाइल पे कुछ देखना तो वहाँ उस रूम में जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे अवेलेबल हो जाए। और इस वजह से जो चीज़ आप सोचते थे कि ये मेरी पढ़ाई में मदद करेगी, उल्टा होता है कि वो चीज़ आपको जो है डिस्ट्रैक्ट करती है। तो पढ़ाई कैसे होगी? पढ़ाई नहीं होगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टॉपर बच्चे ये चीज़ें नहीं करते, उनका स्टडी टेबल जो है क्लीन होता है, वो वही चीज़ें लेके बैठते जो उनके पढ़ाई के काम की है। अगर वो साइंस को पढ़े तो साइंस को लेके बैठेंगे, वही किताबें रहेगी, वही बुक्स रहेंगे, वही नोट्स रहेंगे। फिर इंग्लिश का नहीं होगा या फिर मैथ्स का नहीं होगा, और बाकी और भी कोई चीज़ नहीं होगी। साइंस मतलब साइंस, 2 घंटे अगर साइंस पढ़ रहा है तो साइंस की बुक होनी चाहिए। मैथ्स पढ़ रहा है तो फिर मैथ्स होना चाहिए। क्योंकि होगा क्या, जब आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स की किताब लोगे, और अगर आपको आलस आ जाए और बाद में साइंस की, तो मैथ्स छोड़ के क्या करोगे? साइंस पे शिफ्ट हो जाओगे, क्योंकि मैथ्स आपको मुश्किल लगेगा। और इंग्लिश का हुआ तो फिर आप इंग्लिश लेके बैठोगे, क्योंकि आपका माइंड क्या बोलता है कि भाई पढ़ तो रहा है तू, है ना। फिर इंग्लिश पढ़ेगा और साइंस पढ़ेगा। अगर ऑप्शन ही नहीं तो फिर आप मैथ्स ही करोगे चुपचाप, बराबर है। तो आपको अपने दिमाग को ऑप्शंस नहीं देना। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ। उसके बाद है फिर ये जो बताया मैंने
ट्राई टू स्टोर एवरीथिंग इन ब्रेन। ब्रेन में स्टोर करना है, क्योंकि अपने को काम में क्या आने वाला लास्ट में, ब्रेन। क्योंकि आपके पास कोई ऐसी चीजें नहीं रहेगी एग्जाम हॉल में जहाँ पे आप एग्जाम दोगे जो आपको मदद करेगा, ओनली क्या रहेगा, एक ब्रेन। तो चीजें कहाँ जमा रखना है अपने को, ब्रेन में। उसके बाद है फॉलो 7 रिवीजन रूल्स। रिवीजन बहुत जरूरी है, मगर रिवीजन का तरीका होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि आज आपने पढ़ लिया, ये आपकी पहली स्टेप होगी, क्लास में आपको पढ़ा दिया टीचर ने। पढ़ने के बाद आप घर जाके 24 घंटे के अंदर उसको फिर से एक बार रिवाइज करो। वो ज़्यादा समय नहीं लेगा आपका, हार्डली 10 मिनट 15 मिनट, बराबर है। तो दूसरी रिवीजन होगी। और साइंटिफिक कम्युनिटी, जो साइंटिस्ट है, उनका कहना है कि कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से समझने के लिए, याद रखने के लिए, लंबे समय के लिए याद रखने के लिए वो 7 बार रिपीट होना चाहिए। कितनी बार, 7 बार। तब आपको वो भूलना लगभग नामुमकिन है। मगर अपना होता है के साथ में अपना आज पढ़ लिया, आज समझ गया, अपना टॉपिक क्लोज। मगर आप एक बार यहाँ पढ़ लिए, एक हो गया, घर गए 2 स्टेप हो गई, आपने घर पे समझ लिया, उसको फिर से रिवाइज कर लिया। उसके बाद उसमें गैप था, अब 3 दिन के बाद पढ़ो उसको। अब 3 दिन के बाद आपको फिर से 15 मिनट देना है, तो उसको ऑलरेडी आपको पता था, 5 मिनट में भी समझ जाओगे। फिर आप 15 दिन की गैप हो, उसी चीज को 3 दिन हो गए, बाद में 15 दिन, फिर बाद में 2 महीने, फिर बाद में 6 महीने, और लास्ट में फिर आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें ऑलरेडी आपके दिमाग में रहेगी, बस आपको पेजेस घुमाना है, आपको चीजें ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी कि इसमें क्या था। तो आपको क्या करना है, 7 रिवीजन रूल्स ये फॉलो करना। समझे कि नहीं, समझे? तो 7 बार जो मुश्किल नहीं, क्योंकि 7 बार आपको 7 बार का समय नहीं लगने वाला। बोला गया 7 बार रिवाइज करना है, और एक चीज आपको समझने के लिए अगर 1 घंटा लगा, तो घर जाने के बाद उसको 15 मिनट लगे। तीसरे दिन जब आपने रिपीट किया तो 15 मिनट लगेंगे, नहीं 5 मिनट, 10 मिनट बहुत हो गया। उसके बाद और आगे बस आपको देखना है, देखते ही आपको चीजें याद आ जाएगी। तो समय नहीं जाता है, मगर आपको देखना जरूरी है, रिवीजन जरूरी है। समझा यहाँ तक? तो ये टॉपर के तरीके। लास्ट पेज है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विथ। जिम रोन करके पर्सन है, उसने बोला है आपकी अपनी लाइफ नहीं होती। क्या होता है वो? आपके आजू बाजू के जो सबसे 5 जो क्लोज फ्रेंड्स है, उनकी एवरेज लाइफ मतलब आपकी लाइफ जो सबसे क्लोज है। ऐसे कभी नहीं होगा कि 90 वाले जो बच्चे हैं, जिनके 5 बच्चे जिनमें 90% आ रहे सभी के, और छठवां बच्चा जो है वो 60 ला ले, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि जब वो 90% वाले बच्चों के बीच में रहता है, तो उसकी भी सोच क्या हो जाती है, 90% वाली होती है। और ऐसे भी कभी नहीं होगा कि 60% वाले बच्चों का ग्रुप है जिसमें 5-6 बच्चे हैं, और उसमें अगर 90% वाला जाके बैठे, तो ऐसे कभी नहीं होगा कि वो 90 ले, वो भी 60 पे आ जाएगा। मतलब क्या है, आपको सोच समझ के अपने दोस्त को चुनना है। कौन आपका दोस्त है? आपका दोस्त 60 वाला है तो आप 90 नहीं ले सकते, आपका दोस्त 90 वाला है तो आप 90 से ज़्यादा ले सकते हो। क्योंकि आपका लाइफ मतलब आपका लाइफ नहीं है, आपके दोस्तों का असर आपके लाइफ के ऊपर मतलब पढ़ाई के ऊपर जरूर होगा। समझे कि नहीं? पक्का? चले आगे। अब लास्ट पेज है, उसमें अपने को समझना है कि सराउंडिंग का असर कैसे होता है। लास्ट 10 मिनट ये स्किप कर सकता हूँ, मुझे जरूरी नहीं है, मगर ये आप ही का है, सबसे इंटरेस्टिंग तो यही है। पावर ऑफ सराउंडिंग क्या होता है? पावर ऑफ सराउंडिंग क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि मेरा दोस्त जैसे भी है, मगर मेरे ऊपर उसका असर नहीं होगा, तो आप बहुत बड़ी गलती करें। इधर ध्यान, सभी लोग साइलेंट। अगर आपको लग रहा है कि मेरा दोस्त भले ही नहीं पढ़े, उससे मुझे क्या मतलब, मैं तो पढ़ूंगा, ऐसे कभी हो नहीं सकता। क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा 10%, 20%, 50%, कभी कभी 100% असर आपके ऊपर होगा उसकी पढ़ाई का। कैसे देखो, कुछ एग्जाम्पल से तुम समझते हैं। यहाँ देखो आपको क्या दिखा, जब इस 12 और 14 को अगर आप हटा दो, तो आपको ये बीच वाला क्या दिखेगा, बी लगेगा 100%। अगर 12 और 14 हटा दे तो आपको कोई डाउट नहीं कि ये बी है। मगर अगर आप ए और सी को हटा दो, तब वो क्या है, तब तो गारंटी को 13 है, मतलब ना वो 13 है ना वो बी है। उसकी वैल्यू डिपेंड करती है उसके आजू बाजू ऊपर नीचे क्या है।
समझ में आ रहा है? मतलब क्या है कि कभी भी अपनी वैल्यू देखो, जब आप बातें करोगे तो फिर मैं और लंबा खींचूंगा, जब आप बातें करोगे तो और लंबा खींचूंगा, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना साइलेंट बैठोगे। मेरा फ्लो खराब हो रहा है। चले आगे। हाँ। तो ये आपको समझ में आ गया कि अपनी वैल्यू अपने आजू बाजू से डिसाइड होती है, अपने आप से नहीं। दूसरा चीज देखो क्या है, कोई भी बीज को जब आप, मैंने आपको क्या बोला, मैडम जो भी बात करेंगे उनको जरा खड़ा रखना, मैं बात करता हूँ फिर उनसे, ठीक है? जो भी बात करेंगे उसको अपन अलग से देखेंगे फुर्सत में, ठीक है? उसके बाद देखो, कोई भी सीड को अगर आप जमीन के अंदर डाल दो तो उससे पेड़ बनता है, बराबर है? मगर पेड़ तो तब बनेगा जब उस मिट्टी में कुछ होगा, अदरवाइज ये टाइल्स में भी अगर आप बीज को डाल दो तो पेड़ बनेगा क्या? नहीं। मतलब बीज में पावर तो है पेड़ बनने की, मगर वो पावर जो है तब आएगी जब उसके आजू बाजू में मिट्टी होगी, मिट्टी में गीलापन होगा और सनलाइट होगा, हवा पानी जो जो उसको चाहिए वो सब रहेगा, तब जाके उससे पेड़ बनेगा। अगर खाली बीज में ही अगर पावर है तो कहीं पे भी बनना चाहिए, कहीं पे भी बनता है क्या? नहीं। मतलब सराउंडिंग जरूरी है। तो आपकी भी पढ़ाई में आपका सराउंडिंग जरूरी है। वैसी एक चीज है कि अगर आपने कहीं पे अगर घर खरीदना चाहा या कोई अगर प्लॉट खरीदना चाहा, आपने जहाँ पे प्लॉट खरीदा, दूसरे दिन पता चले कि वहाँ पे बाजू में आगे में शमशान घाट बन रहा है, तो आपकी प्लॉट की वैल्यू वही रहेगी? कम हो जाएगी? कम होगी, बराबर है? होगी कि नहीं? कम हो जाएगी। कोई भी वहाँ पे घर खरीदना या प्लॉट खरीदना नहीं चाहेगा। मगर समझ लो ऐसा पता चले कि आपने जहाँ पे प्लॉट खरीदा उसके एकदम अपोजिट में बाजू में अंबानी ने भी एक प्लॉट खरीदा है, अब आपके प्लॉट की वैल्यू वही रहेगी? नहीं रहेगी। मतलब क्या है कि आपने प्लॉट का कुछ भी नहीं किया, जो प्लॉट है वैसा ही है, उतना ही उसी जगह पे, मगर सराउंडिंग में क्या हुआ उसके ऊपर आपके प्लॉट की वैल्यू चेंज हो गई। तो यही आपके साथ होता है जब आप पढ़ते हो। या फिर समझ लो कि जब आप कभी किसी दोस्त के साथ जाते हो, घूमने फिरने जाते हो, कुछ भी करते हो, पार्टी करते हो, बराबर है? अगर आप दारू पीने वाले दोस्तों के साथ जा रहे हो तो अगला दारू पीने वाला कौन रहेगा? आप रहोगे। और आप ऐसे बच्चों के साथ जा रहे हैं जो कुछ तो भी यूटिलाइज कर रहे हैं अपने समय को, कोई नई चीज सीखने के लिए जा रहे हैं, या कोई अगर कोई डांस क्लास लगा रहा है उनके साथ आप जा रहे हैं, या कोई और स्विमिंग क्लास लगा रहा है उनके साथ जा रहे हैं, तो आपकी भी इच्छा होगी कि मैं भी स्विमिंग लगा दूँ, मैं भी डांस क्लास लगा दूँ। तो आपकी इच्छा, जैसे आप इस वातावरण में रहते हो वैसे आपकी इच्छाएं बनती है। तो दोस्त की जो इच्छा है वो आपके ऊपर ऑटोमेटिक आती जाती है। तो सराउंडिंग मैटर करेगा। या एग्जाम्पल समझ लो कि कोई कार चला रहा है, अपना ड्राइवर जो होता है उसकी सैलरी कितनी होती है हार्डली ड्राइवर की? 8,000, 10,000, 15,000 मैक्सिमम, बराबर है? मगर क्या अंबानी का ड्राइवर या शाहरुख खान का ड्राइवर या अमिताभ बच्चन का जो ड्राइवर है उसकी भी सैलरी 15,000 होगी? कितनी होगी? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इतनी तो मिनिमम होगी। तो जो अंबानी का ड्राइवर है या अमिताभ या शाहरुख खान का जो ड्राइवर है, ये क्या कार को हवा में उड़ा रहे क्या? इतनी सैलरी दे रहे उनको? वो भी उसी तरह से रोड में चला रहे हैं जैसे अपना ड्राइवर चला रहा है। हो सकता है कि अपना जो ड्राइवर है जो 15,000 में गाड़ी चला रहा है वो बेहतर ड्राइवर है, मगर वो गाड़ी किसकी चला रहा है इसके ऊपर उसकी सैलरी डिपेंड है। वो गाड़ी चला रहा है ऐसे पर्सन की जो अपने आप में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन समझ लो नहीं है, तो उसकी सैलरी उतनी, बराबर है कि नहीं? मगर वो शाहरुख खान का ड्राइवर है या अमिताभ बच्चन का ड्राइवर है, इसकी वजह से उसकी सैलरी कितनी है? 1 लाख, 2 लाख है। समझे कि नहीं? तो इस वजह से आपकी वैल्यू चेंज होगी। तो आपको गाड़ी कितनी अच्छे से चलानी आ रही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गाड़ी किसकी चला रहे हैं इसकी वजह से फर्क पड़ता है। समझे कि नहीं? तो आप जो है आपके परसेंटेज खाली आपकी वजह से डिसाइड नहीं होंगे, आपके परसेंटेज आपके दोस्त, आपके सराउंडिंग, आपके माँ बाप, आपका घर का आजू बाजू का एनवायरमेंट, इससे डिसाइड होता है। तो एनवायरमेंट चूज करना, माँ बाप डिसाइड करना आपके हाथ में तो नहीं था, था क्या? आप पूछ के पैदा हुए थे? नहीं। तो आपके हाथ में अभी जो है वो क्या है? आप अपना सराउंडिंग बदल सकते हो। उस सराउंडिंग को समझो। अगर आपके सराउंडिंग में ऐसा कोई दोस्त है, ऐसा कोई आजू बाजू में कुछ हो रहा है जिससे आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, तो उसको पहले खत्म करो। कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको। यहाँ तक समझा? अब देखो 4 तरह के दोस्त होते हैं, आप कौन सी कैटेगरी में देख लो। एक है जो खुद ही इतना बर्बाद है, उसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, खुद ही इतना बर्बाद है, और वो जिसके साथ रहेगा उसका भी वही असर होगा।
जैसे ये देखो ये इतना खराब है, इसके वजह से इसके ऊपर असर चला। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है, ऐसे स्टूडेंट से आपको बचना है, ऐसे दोस्तों से आपको बचना है जो खुद ही बर्बाद है, जिसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब उसको इंटरेस्ट दे तो आपके अंदर का इंटरेस्ट भी वो जीरो कर दे, बराबर है। दूसरा एक कैटेगरी है जिसमें जो सफल तो है, जो पढ़ाई में अच्छा है, मगर जब आप पढ़ते हो तब वो क्या बोलता है, अरे पढ़ाई में कुछ नहीं लगा, फालतू है, मैं भी नहीं पढ़ता। मगर वो चुपचाप में अच्छा पढ़ रहा है। तो जब रिजल्ट आता है तो उसके मार्क्स अच्छे होते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो आपके डाउन होते हैं, क्योंकि उसने क्या बोला, उसने बोला कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, उसको लगा, आपको लगा कि पढ़ाई में ये जो बोल रहा है कुछ नहीं रखा तो मैं भी नहीं पढ़ता, तो आपको गलत सलाह देता है। खुद पढ़ता है और आपको बोलता है कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा, तो आप पढ़ पाओगे क्या? नहीं। तो इनसे बचना है, समझे कि नहीं? ये ज्यादा खतरनाक। तीसरा एक है जिससे पढ़ाई नहीं जमती, जो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, मगर वो ये तो बोलता है कि भाई तू पढ़, तेरे में वो काबिलियत है, तू पढ़ सकता है, तू पढ़ाई में अच्छा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा मगर तू पढ़। ये भी कम होते हैं ऐसे, जब खुद ही नहीं पढ़ रहा तो तुमको पढ़ने के लिए क्यों बोलेगा? और होते हैं फिर भी कुछ बच्चे से रेयर होते हैं, तो ये फिर भी ठीक है। मगर एक लास्ट वाला जो है ये बड़ा रेयर है। ऐसा बच्चा जो क्लास में बढ़िया पढ़ता है और वो बोलता भी है कि तू भी पढ़, और वो तुझे भी पढ़ाता है, तो ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। मुझे लगता है होती ही नहीं शायद, होते। तो जो भी है तो आपको इनके साथ रहना कि जो बच्चा खुद पढ़े और वो ये भी बोले कि भाई तू भी पढ़, तू भी पढ़ पाएगा, मैं भी पढ़ूंगी, तू भी पढ़, मैं भी पढ़ूंगा, तू भी पढ़। ऐसे बच्चों से आपकी दोस्ती होनी चाहिए। अगर ये बच्चा जो खुद ही बर्बाद है वो आपको क्या पढ़ने के लिए बोलेगा? तो ऐसे बच्चों से कैसे बचना है, ऐसे स्टूडेंट से कैसे बचोगे? 3 तरीके। पहले तो उसको समझाओ कि भाई पढ़ाई जरूरी है, तुझे पढ़ना है, पहले स्टेप होगी। अगर वो फिर भी नहीं मानता है, अरे इधर ध्यान दो, अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो आपने उसको समझाया, वो नहीं समझा, फिर क्या स्टेप है? उसको इग्नोर करो, भाई तुम पढ़ या मत पढ़, मुझे डिस्टर्ब ना करो, ठीक है? और उसके बाद भी अगर वो आपको भी डिस्टर्ब कर रहा है तो फिर एक लास्ट ऑप्शन है, उसको लात मार के अपनी लाइफ से भगा दो। समझे? आपने चांस दिया, समझाया, पहली स्टेप की, नहीं समझा, फिर आपने इग्नोर किया, वो आके आप ही के पास बैठ रहा है, आप ही को डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी भी पढ़ाई नहीं होने दे रहा, तो फिर तरीका क्या है? अपनी लाइफ से उसको लात मार के भगा, मतलब रियल में मत मारना, मतलब ऐसे ही भगा, चलेगा? ये आपको बचने का मैं तरीका दे रहा हूँ। समझा यहाँ तक? समझा कि नहीं? जो बच्चा सही में पढ़ने वाला आता है वो कैसे होता है? इस माचिस की तीली की तरह, वो खुद उसमें जो आग रहेगी पढ़ाई की वो अपने बाजू वाले को भी ट्रांसफर करेगा। समझे? ये आपको समझना है, समझे? और अगर जो आपको आगे बढ़ने से रोके, तो सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, जो आपको आगे बढ़ने से रोके वो अभी तक आपका दोस्त ही क्यों है? दोस्त का मीनिंग क्या होता है? जो अपने को आगे बढ़ाए, अपने को आगे बढ़ने से रोके नहीं। समझे? समझे कि नहीं? तो ये दोस्ती का जो असर है ये बहुत लंबा चलता है, पूरी लाइफ अपनी डिसाइड होती है दोस्तों की वजह से। समझा? और जो मैंने शुरू में बोला था, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो एवरेज लोगों को कोई नहीं देखता। अलग क्या दिख रहा है आपको? वो माचिस की तीली और यहाँ पे एक ब्लैक शीट, बराबर है? तो ये जो है आपको अलग दिखता है क्योंकि वो अलग है। और आप ऑर्डिनरी हो तो आप कहीं कभी भीड़ में छुप गए। और आपको पढ़ाई करने से किसी ने रोका है क्या? बांध के रखा है? नहीं ना? मतलब स्टार्ट करने के लिए आपको किसी ने कुछ रोका है क्या? नहीं। ऐसे बांध के रखा है तो बात अलग है, पर ऐसे बांध के तो नहीं रखा है। नहीं तो सर हमारे हाथ बंधे, हम पढ़ाई कैसे करें? सर हमारा माइंड बंधा है, हम कैसे पढ़े? ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। समझे कि नहीं? एक लास्ट स्टोरी है जिसके बाद अपना एंड। झूठ नहीं बोल रहा, देखो हो गया ना? सुनना है तो, नहीं तो फिर मैं एंड करूँ। आखिरी स्टोरी है, सुनना है? स्टोरी है। क्या होता है कि एक राजा
उसके जो सैनिक थे वैसे तो बड़े बहादुर थे। होता क्या था कि दूसरे राज्य का जो राजा है उनके ऊपर आक्रमण कर रहा था। तो इसने क्या किया, अपनी सैनिक को जो है लेके गया लड़ाई के लिए, और बीच में एक नदी आती थी और उस नदी पे पुल था, लकड़ी का पुल, समझे कि वो पुल से जाते थे। सेना लड़ती थी मगर जब जैसे ही थोड़ी सी तकलीफ हुई तो भाग के वापस आ जाती थी। जैसे उधर वाली अपोजिट पार्टी हावी होगी इनके ऊपर, ये सेना जो है वैसे धुन दबा के भाग के आ जाती। बराबर है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 10 बार हुआ, ऐसे 16-17 बार ऐसे। राजा ने एक्सपर्ट को बुलाया जो उनके यहाँ पे जो रहते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है, अपनी सेना में तो कोई कमी नहीं है, सेना तो पूरी बहादुर है, और ऐसे क्यों हो रहा है कि अपनी सेना जो है भाग के आ जाती है। तो जो एक्सपर्ट रहते हैं उन्होंने एक सलाह दी कि आप प्लानिंग कैसे करते हो लड़ाई की। तो उसने बताया कि मैं सेना को सबसे आगे निकालता हूँ, पुल से वो आगे जाते हुए सबसे आखिरी में जो है फिर उनका जो है नेतृत्व करता हूँ, पीछे रहता हूँ, सब सेना को ध्यान रखता हूँ, है ना, ये सब बताया। अब राजा आगे रहे पीछे रहे वो मैटर नहीं करता, मगर मैटर क्या करता है कि जैसे ही सेना आगे जाती थी और जैसी लड़ाई होती थी थोड़ी सी तकलीफ हुई भाग के आ जाती थी। तो उसको सलाह क्या दी उस एक्सपर्ट ने, बोला कि वो जो पुल है जिससे आप जाते हो उसको जला दो। क्या बोला, जिस पुल से सेना जाती है आप जाओ और जाने के बाद जो है सबसे आखिरी में जाओ और जो है सबसे आखिरी में जाके उस पुल को जलाओ। राजा ने वही किया, पूरी सेना को आगे भेजा। जब वो पहले जाता था तो सबसे आगे रहता था, सेना पीछे रहती थी। इस बार पूरी सेना आगे गई, ये लास्ट में गया, और जब से जैसे वो गया और वैसे उसने लास्ट में जाने के बाद वो उनको आग लगा दी। और जैसे ही आग लगा दी पूरी सैनिकों में जो है बात फैल गई कि भाई पुल जला दिया करके। अब क्या हुआ, सेना ऐसी लड़ी कि उनको पता है कि पुल तो जल चुका है, अब पीछे नहीं जा सकते, एक तो मरो या जीतो। और वैसे ही हुआ, जैसे ही सेना ने देखा कि पुल जल चुका है, भागने का कोई रास्ता नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, एक तो लड़ना है या तो मरना है। तो उन्होंने लड़ने का स्टार ऐसे लड़े कि सामने वाली सेना हार गई और ये राजा जो है वो लड़ाई जीत गया। तो लड़ाई जीता कैसे, उसने जो एक एक्सक्यूज था जिससे वो लड़ाई हारता था, वो पुल था, उस पुल को जला के खत्म कर दिया। तो ऐसे ही आपकी पढ़ाई होने वाली है। जितने आपकी लाइफ में आपके पढ़ाई की एक्सक्यूज है उसको जब तक आप खत्म नहीं करोगे तब तक जो है आप कोई भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और इसी वजह से एक लाइन जो बोली गई है, वो लाइन क्या है, देखो, पढ़ाई करेगा प्रॉपर वो ही होगा टॉपर, पढ़ाई को समझे खेल वही होगा फेल। जोर से एक बार बोलेंगे, फिर से क्या बोलेंगे, पढ़ाई करेगा टॉपर वही होगा टॉपर, पढ़ाई को समझे खेल वही होगा फेल। और इसी के साथ जो है आज का अपना सेमिनार जो है यहाँ पे टॉपर्स एवरेज